देखिए, ये स्वाभाविक तौर पे मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली गए और उनकी जो पार्टी हाईकमान में हमारे मंत्री हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनके साथ भी मुलाकात हुई और आगे ये उम्मीद है कि विधानसभा के सेशन की वजह से ये थोड़ा रुका था और इसको लेके पार्टी हाईकमान को ये बोल भी दिया गया था कि हमारे सेशन की वजह से हम इसको उसके बाद करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें जो है फैसला हो जाएगा जो पार्टी के गठन को लेके। देखिए, ये चीज़ों का जो फैसला होता है ये पार्टी हाईकमान खुद देता है। जो पार्टी हमारे लीडरशिप है दिल्ली में, वो इस बात को हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना तय है कि जो पार्टी के अंदर संगठन को लेके आपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की बात की या पीसीसी को लेके बात की या ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को लेके, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी इसका जो है गठन हो जाएगा। सर, सीएम साहब का जो दौर टूर है वो 2 राज्यों में भी जा रहे हैं। क्या कोई निवेश को लेकर के वहाँ पर बातचीत होनी है? जैसे ये कहा जा रहा है कि टूरिज़्म और जो हाइड्रो है, पावर के सेक्टर में जो है वो निवेश कर सकती है सरकार। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो हमारा तीसरा बजट था प्रदेश के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्तुत किया था, उसकी सबसे बड़ी कुछ बहुत बड़ी बातें हैं जिसमें आपने जिक्र किया कि इन्वेस्टमेंट को लेके भी, चाहे आप टूरिज्म का क्षेत्र ले लें या और क्षेत्र में जैसे हाइड्रल पावर को लेके आप बात करें। अभी आप देखें कि आप लोगों के सामने था कि तेलंगाना गवर्नमेंट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हिमाचल प्रदेश आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलके एक एमओयू साइन हुआ है कि किस प्रकार से वो सरकार यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स लाहौल स्पीति के अंदर लगाने जा रही है और उसका उन्होंने जो अपफ्रंट प्रीमियम मनी था वो भी डिपॉजिट किया, एमओयू भी साइन किया। ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि एक राज्य जो है राज्य के स्तर पे अगर इन्वेस्ट करेगा तो पावर प्रोजेक्ट्स के हाइडल पावर में हम आगे बढ़ेंगे। और ये हमारी प्राथमिकता भी थी कि जब हम हरित राज्य की बात करते हैं तो उसमें सोलर पावर की तरफ और हाइडल पावर की तरफ जाना चाह रहे थे, तो बड़े अच्छे संकेत आए थे। इस बजट में और क्या खासियत थी कि ये जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जो मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 2 बजट में भी रखी थी, उसी को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूती से आप समझें कि 80% से ऊपर की जो जनसंख्या वो गांव में रहती है। रूरल क्षेत्र को मजबूत करना, उनके हाथ में एक ताकत देना, चाहे वो महिला है, उस दृष्टि से इस बजट में काम किया गया। आप समझें कि जिस प्रकार से आप गाय व दूध पैदा करने वाले जो किसान हैं, उसमें लगातार जिस प्रकार से दूध की कीमतों में वृद्धि की गई है, पहले 10-12 रुपये पिछले वर्ष की गई और इस बार के बजट में 6 रुपये प्रति किलो गाय के और 6 रुपये प्रति किलो भैंस के दूध में फिर से इजाफा करके एक मैसेज है कि जो इस धंधे से लोग जुड़े हैं, किसान हैं, उनके हाथों में पैसा जाए। और मुझे लगता है इसके परिणाम जो फीडबैक भी आया है पिछले वर्ष, वो भी बहुत अच्छा आया। लोग और जुड़ रहे हैं, गाय पालन कर रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, जो हम प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं मिल्क फैट के जरिए, वो भी बढ़ा है। तो इस तरह से गांव की महिलाओं के हाथ में और पैसा गया है। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बहुत अच्छा उदाहरण था जिसमें अच्छा काम हुआ है और तेजी से ये आगे और बढ़ाने के उद्देश्य से इस बजट में काम किया गया। उसके अलावा महिला मंडल और युवक मंडल के लिए एक ऐसी योजना हमारी सरकार ने लाई है कि जिसमें 5 साल में 6 लाख रुपया उनको मिलेगा। एक जो जमीन का टुकड़ा उनको दिया जाएगा उसमें वो पेड़ लगाएंगे और 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन इस वर्ष हमने इस कार्य के लिए रखा है। उसके 2 फायदे होंगे कि जो युवक मंडल के लोग हैं या महिला मंडल की जो हमारी महिला हैं, वो उनको रोजगार भी मिलेगा और साथ में ग्रीन जो हमारी हम एक ग्रीन स्टेट की जो बात करते हैं वो भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि लगातार 5 वर्षों तक उस जंगल को प्लांटेशन भी करना है और 5 साल तक उसका रख रखाव करने का काम भी उन्हीं महिला मंडल और युवक मंडल के साथ रहेगा। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में बड़ी अलग ही योजना है जिसके 2 फायदे होंगे, जहाँ साथियों को रोजगार मिलेगा और साथ में हरित क्षेत्र हमारा बढ़ेगा। और उसी प्रकार हमारी सरकार ने प्राकृतिक खेती को भी प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आप समझें कि जो प्राकृतिक खेती से पैदा किया गया गेहूं है, उसका जो मूल्य प्रति किलो 40 रुपये था उसको 60 रुपये इस बजट में किया मुख्यमंत्री जी ने। और मक्की का जो कीमत था वो 30 रुपये से 40 रुपये किया और जो कच्ची हल्दी है उसका जो कीमत निश्चित किया है वो 90 रुपये प्रति किलो किया है। और किसान भाइयों को इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो उनका प्रोडक्ट होगा उसको सरकार खरीदेगी, ये क्योंकि ये मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस के तौर पे हम उनका जो भी वो पैदा करेंगे
नेचुरल खेती से, प्राकृतिक खेती से उसको सरकार उनसे खरीदेगी। तो इस प्रकार के बड़े फैसले इस बजट में हुए और भी युवा साथियों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी इस बजट में काम हुआ है। जहां 25,000 युवा साथियों को रोजगार देने की सरकारी क्षेत्र में बात की गई और उसी प्रकार स्वरोजगार जो आप अपना काम धंधा करते हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए बड़े फैसले लिए गए। ट्रांसपोर्ट के जरिए युवा साथियों के लिए बहुत हजार सैकड़ों की संख्या में बस के रूट उनको दिए जाएंगे और खरीदने के लिए उनको जो है अनुदान भी दिया जाएगा। और उसके अलावा आप समझें कि ऐसी फूड वैन्स के लाइसेंस भी दिए जाएंगे जो वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में लगा सकते हैं और उसमें अनुदान भी 30% दिया जाएगा। और जो आप हाईवेज के साथ कुछ चिन्हित किए जाएंगे स्थान, वहाँ पर अपनी फूड वैन, उससे दो फायदे होंगे, उनको रोजगार भी मिलेगा और जो हमारे पर्यटक आते हैं उनको एक हाइजेनिक और साफ सुथरा खाना भी मिलेगा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने एक और योजना युवा साथियों के लिए इस बजट पे रखी है कि हम ऐसे युवाओं को भी प्रोत्साहित करेंगे, उनको लाइसेंस देंगे जो ऑटो रिक्शा, आप समझे, जो ई वाहन की प्योरली जो है इलेक्ट्रिक होगा और उसको आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि किन किन क्षेत्रों में ये हिमाचल के चल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हजारों साथियों को इसका जो है रोजगार मिलेगा और वो अपने आप एक उसको उसमें अनुदान भी देंगे उस ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए। तो एक युवा साथी अपना ऑटो रिक्शा खरीदेगा जो ई वाहन होगा और उसको किस क्षेत्र में चलाएगा उसको परमिट दिया जाएगा और उसके बाद वो अपना स्वरोजगार उससे पैदा करेगा। और बहुत सारी योजनाओं पे बजट में काम हुआ। एक बेहतरीन बजट जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला और प्रदेश की जो विकास की गति है उसको बढ़ाने वाला ये बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया और आप सभी ने इसको कवर भी किया विधानसभा के अंदर। मैं बधाई देता हूँ अपनी सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिन परिस्थितियों में उनको ये मौका मिला था, लगातार अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है। पिछले 2 वर्षों में 2800 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके लोगों के विकास के लिए लगाया गया। ये उनकी जो नीतियां थी और व्यवस्था परिवर्तन था उसकी वजह से ये संभव हो पाया। और ये तीसरे बजट में मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और तेजी से मजबूत करेगा और आने वाले वर्षों के लिए ये जो है एक बजट जो है एक ऐतिहासिक साबित होगा। सर, आपने राजस्व की बात की, जो नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष है, जयराम ठाकुर, वो कह रहे हैं कि जो शराब को लेकर के आपने कहा कि बहुत जो है कमाई की है इससे, तो कह रहे गलत आंकड़े जो है वो पेश किए जा रहे हैं। देखिए, ठाकुर जयराम जी 5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। दुर्भाग्यपूर्ण वंश उनके समय में कुछ सही फैसले प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए किए होते, वो बताने भी चाहिए उनको कि क्या उन्होंने कदम उठाए थे उन 5 वर्षों में। जबकि उनके समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेशन के अंदर पटल में पूरा हिसाब किताब दिया कि आपके समय में रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट कितनी मिली 5 वर्षों में और आपका जीएसटी का कंपनसेशन कितना आया या कोरोना की वजह से आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला, ये सारा हिसाब किताब। उसके अलावा आपने 40,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी डाल के गए। ये सारा हिसाब किताब उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर मांगा था जिसका उनके पास जवाब नहीं था। तो उनका समय था, अगर वो उस समय सही फैसले लेते तो आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होनी थी। तो ये उनको पूछने का अधिकार नहीं है उनके पास, तो वो ही नहीं बता पाएंगे कि उन्होंने किस तरह से प्रदेश की जो थोड़ी अच्छे पैसे उनको उसके मिले थे। आज आप समझे कि 11,500 करोड़ रुपया रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट उनको पहले वर्ष मिली, दूसरे वर्ष 10,500 करोड़, फिर 8500 करोड़, फिर 6500 करोड़। अब आप समझें कि हमारे टाइम में वही ग्रांट 3200 करोड़ रहेगी और जो कंपनसेशन था जीएसटी का वो खत्म हो गया। और जीएसटी लगने के बाद हिमाचल प्रदेश को बहुत लॉस हुआ है। जो वैट था हमारा वो खत्म होने की वजह से जीएसटी में हमारा जो शेयर है बहुत कम है, क्योंकि हम प्रोड्यूस तो करते, कंज्यूमिंग स्टेट नहीं है। तो ये आर्थिक स्थिति इस वजह से इनको ये पूछना चाहिए विपक्ष के लोगों को कि आप स्टेटमेंट तो जरूर देते हैं, आप अपने कौन से प्रयास से आपके, क्या विपक्ष के नेता होना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके हैं, कौन से प्रयास कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद के लिए, कौन सा ये स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं भारत सरकार से जो हमारा भारत सरकार की तरफ है। आप समझे जो आपदा का पैसा है 9,000 करोड़, उसको लेके इन्होंने कब ये सहयोग की बात की कि ये पैसा हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित में मिलना चाहिए, ये बताना चाहिए जयराम जी को
कि मैं कब इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं। ओपीएस का 9200 करोड़ रुपया वो हमारा भारत सरकार के पास फंसा है। इनको ये बताना चाहिए कि हमने ये लड़ाई सरकार के साथ मिलकर लड़ेंगे क्योंकि ये प्रदेश के लोगों का हित है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये ऐसी वैसी बयानबाजी करके मुख्यमंत्री जी के इरादे और सरकार के इरादे बड़े मजबूत हैं और उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। शराब के ठेकों में पहले वर्ष में 500 करोड़ रुपए से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किया। आप बता दें, आपका अधिकार ही नहीं है पूछने का। आपने 5 वर्षों में कभी ओपन ऑक्शन की नहीं, आपने सिर्फ उसको आगे बढ़ाते गए, तो आप क्या पूछोगे इसके बारे में। और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं आप लोगों के सामने कि जो इस वर्ष भी जो शराब के ठेकों को लेके ये कोशिश रही है कि लोग पीछे बैठ के आपस में पूल ना करें, ईमानदारी के साथ अपने कोड करें और जिससे सरकारी रेवेन्यू में घाटा ना हो। ये प्रयास सरकार के रहे और ये बड़ी पारदर्शिता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। ये होते सवाल पूछने वाले, जनता के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है कि अगर ईमानदारी के साथ कोई चीज आगे नहीं बढ़ी उसको दोबारा लगाया गया, 3 बार ऑक्शन हुई, 4 बार कोशिश की गई, लेकिन प्रयास क्या है कि ये एक आपस में मिलके बाहर लोग पूल ना कर दे, बैठ के मिलजुल के ना ले ले, जिससे सरकार का रेवेन्यू कम हो। ये प्रयास हमारी सरकार ने किया है और पारदर्शिता के साथ किया और इसके अच्छे परिणाम हैं। सर, जयराम ठाकुर ने बीते कल बयान दिया है, उन्होंने कहा कि सुख की सरकार जो है वो केंद्र सरकार को कोसती है। बीते करीब 140 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र से आए हैं और जो मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर इसका जिक्र भी किया है कि केंद्र से जो है मदद मिल रही है और जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र से मदद नहीं मिल रही है, सरासर गलत आरोप है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है जो एक पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हो वो इस तरह की बात करें। एक आम आदमी ऐसी बात करे तो समझी जा सकती है। उनको ये समझ होनी चाहिए कि कोई भारत सरकार जो बड़ी बात है उसको क्यों नहीं करती। हमने जिक्र किया, 100 बार पूछ रहे हैं कि 9000 करोड़ रुपए के जो डैमेजेस के जो भी कागज है हमने भारत सरकार को सौंप दिए, आप उस पर क्यों नहीं काम करते। हम भी आपका धन्यवाद करेंगे कि जयराम जी ने भी हमारी मदद की प्रदेश के लोगों। भाई आप वो तो करते नहीं। जो पैसा मिलना है पुलों के लिए, जो पैसा है आप उसका जिक्र कर रहे हैं। अब नेशनल हाईवेज या 4 लेन्स जो भी है ये भारत सरकार के अंदर आते हैं, इसकी रख रखाई करना भी उनका काम है। तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। और भी इसके अलावा जो पैसा आता है फेडरल सिस्टम में, सारे टैक्सेस हमारे, आप इनकम टैक्स की बात करें, आप जीएसटी की बात करें, सारे सेंट्रल पूल में जाते हैं। हमको भी तो वहीं से मिलना है, हम भी तो भारतवर्ष के अंग है। ये किस तरह की बात करते हैं एक पूर्व मुख्यमंत्री होके। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि किस आधार पर ऐसी बात करते। हाँ, ये हम बार बार उनसे पूछते कि आप बड़े प्रदेश के बड़े कॉज के लिए आप सरकार के साथ आना चाहिए। विपक्ष और पक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम सबको मिलकर तो प्रदेश के विकास के लिए काम करना, प्रदेश के लोगों के लिए काम करना। जहां प्रदेश का हक होता है वहां हमारे को इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए। पर ऐसा कोई सहयोग, ऐसी कोई बात विपक्ष के नेता से और विपक्ष से आज तक नहीं मिली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।